सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उसी का हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा देखिए ध्यान से। ओके, देखिए क्या रहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड री राइट द फुल सेंटेंस। प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में री राइट द सेंटेंस बोला है तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी लिखने हैं, थोड़ा ध्यान देना। डायरेक्ट आंसर लिख के मत आना प्यारे बच्चों, हो सकता है अगर टीचर आपको मार्क्स दे भी दे या फिर ना भी दे। समझ में आ गया? तो याद रखना, जब भी री राइट द सेंटेंस बोला पहले आपको पूरे क्वेश्चंस लिखने फिर उसके आंसर्स लिखने। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, डैश इज नॉट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल कौन सा नहीं है इसमें से? ओके, जिन बच्चों ने पूरी अच्छे से मेहनत से स्टडी की रहेगी उनको आता रहेगा, और जिन बच्चों ने भाई कुछ नहीं स्टडी किया है, चलो भैया प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से पास हो जाएंगे, तो उन बच्चों को यहाँ पे तकलीफ होगा। ओके, देखिए ऑब्जेक्टिव्स जो होता है, जैसे आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए तो ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो कभी कभी बुक के बीच में से भी आते हैं। राइट, तो चलिए जिन्होंने एकदम डिटेल में स्टडी किया रहेगा उनको पता रहेगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। हाँ, जिनको पता ही नहीं है तो भैया वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वो कुछ भी लिख के आएगा। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा नहीं है इसमें से पूछ रहा है। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सा नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। देखिए सबसे सिंपल सा, मैं यहाँ पे केजी का, पर केजी या फिर यूनिट ले लेता हूँ, चलो तुम लोग को समझने के लिए, यूनिट्स, पर यूनिट एंड अमाउंट। समझ में आ गया क्या? अब मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल, किसकी? मटेरियल। ओके, सपोज मैं मार्केट में जाता हूँ 1 kg का मटेरियल लेने के लिए, और सामने वाला मेरे को 10 रुपये का रेट बोल रहा है, संजय सर आपको 10 रुपये का मटेरियल मिलेगा 1 kg, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 रुपया। ओके, सेम मटेरियल मैं अगले दिन गया, बट मैं 5 kg लेने जा रहा हूँ, तो उसने मेरे को बोला सर 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 5 kg का हो जाएगा आपका 50 रुपया। ओके, तीसरे दिन मैं गया तो मैंने 10 kg लिया, उसने मेरे को 10 रुपये के हिसाब से, ओके 10 रुपये के हिसाब से, ओके 100 रुपये मेरे से लिया और मेरे को 10 kg का मटेरियल दे दिया। अब ध्यान से सुनना, मटेरियल जो होता है ये 100% वेरिएबल होता है। वेरिएबल कॉस्ट का क्या डेफिनेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, या फिर बोल सकते हैं सेम होती है, भले से आपका आउटपुट बढ़े या ना बढ़े। दिख रहा है मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, चाहे मैं 1 kg लूँ, चाहे मैं 5 kg लूँ, चाहे मैं 10 kg लूँ, पर यूनिट मेरा क्या है? सेम है। पर यूनिट मेरा क्या है? सेम है। तो याद रहेगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट ये होती है कि पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे आपका आउटपुट इंक्रीज हो या फिर चाहे आपका आउटपुट डिक्रीज हो, उसका कुछ लेना देना नहीं है। पर यूनिट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेम होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर वो कौन कौन सी कॉस्ट है जो वेरिएबल कॉस्ट होती है? तो देखिए बच्चा, अगर मैं बात करूँ 100% वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे कि मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों कॉस्ट 100% वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो देखिए हमारे ऑप्शन में तीनों है क्या? सर अगर ये तीनों हमारे ऑप्शन में है तो ये तीनों हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो हमें पूछा कौन सा वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो सर फैक्ट्री रेंट हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा। याद रहेगा, फैक्ट्री रेंट, भैया रेंट तो फिक्स होता है ना, तो ये फिक्स कॉस्ट होगा। आगे बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज। बोल रहा है देखिए कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट अगर आपका वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। देखिए मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, या फिर मैं 10 kg से 5 kg पे आ जाऊं, या फिर 1 kg पे आ जाऊं, क्या मेरा पर यूनिट हमेशा सेम ही है? सर ऐसे कॉस्ट को अब भी आपने बताया, वही तो वेरिएबल कॉस्ट होती है भैया। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन दे दिया है, मतलब इसका आंसर रहेगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये सेकंड आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं थर्ड, कॉस्ट ऑफ, ओके लॉक्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ। देखिए किसी ने अगर मटेरियल, ये अपना मटेरियल कॉस्टिंग पड़ा रहेगा ईओक्यू वाला, तो उसमें लॉक्ड अप कैपिटल आया था। लॉक्ड अप कैपिटल जो होता है वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट बनता है मेरे प्यारे बच्चों। कैरिंग कॉस्ट हमारे ऑप्शन में है क्या? यस सर, कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया क्या? ओके, अब बात करते हैं परचेस ऑर्डर आर प्लेस्ड व्हेन द स्टॉक रीचेस। हमें बताइए कब हमें परचेस ऑर्डर करना चाहिए रहता है? जैसे हमारा हम री ऑर्डर लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो री ऑर्डर लेवल है क्या? जैसे हम अपने री ऑर्डर लेवल पे पहुंच जाते हैं तुरंत हमें क्या करना चाहिए? परचेस ऑर्डर कर देना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग ने ये भी स्टॉक लेवल में पढ़ा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट बोला रेम्यूनरेशन सिस्टम इन विच वेजेस पेड ऑन द बेसिस ऑफ आर स्पेंड इन द प्रोडक्शन। देखिए वेजेस जो पे किया जा रहा है वो आर के हिसाब से पे किया जा रहा है, जितने घंटे काम कर रहे हैं उनके घंटे के हिसाब से। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, क्या मेरिट डिफरेंशियल पीस की बात करता है? पीस मतलब कि एक यूनिट बनाने का, तो यूनिट की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, आर के हिसाब से पेमेंट होगा। तो भैया ये पीस वाला तो गया। सर डिफरेंशियल दिख रहा है, टेलर के डिफरेंशियल पीस, यहाँ पे भी पीस है, ये भी ऑप्शन गया। डेंजर लेवल करके कोई पेमेंट का सिस्टम है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो स्टॉक लेवल में एक डेंजर लेवल होता है वहां पे। ओके, तो बचा कौन सा? टाइम रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका टाइम रेट सिस्टम। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। अब बात करते हैं अंडर द हेल्थ से प्रीमियम प्लान बोनस इज पेड। जिन्होंने लेबर कॉस्टिंग पढ़ा रहेगा,
उसमें हेल्थ से प्रीमियम प्लान जो था उनको आता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% ऑफ टाइम सेव, ऐसा कोई तो लेबर हेल्थ से प्लान में था नहीं, 100% ऑफ टाइम सेव भी नहीं था, 75% ऑफ टाइम सेव भी नहीं था, हाँ यस 50% ऑफ टाइम सेव था, जो इसका आंसर होगा। बात सबको समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, लाइटिंग एक्सपेंसेस इज एपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ, लाइटिंग के खर्चे को, ये ओवरहेड्स का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगा अभी कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। सर ये ओवरहेड्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लाइटिंग के खर्चों को हमें किस में एपोर्शन किया जाता है, क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में हम लोग इसको एपोर्शन करते हैं लाइटिंग के खर्चों को? नो बच्चा, लाइटिंग के खर्चों को तो हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में नहीं, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे करते हैं। किसके ऊपर? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। क्या नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है? यस सर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे करते हैं। बात समझ में आ गया? आगे बोला है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इज कॉल्ड, यस जिन्होंने एकदम डिटेल में पढ़ा होगा, हमारे लेक्चर्स देखे होंगे, ओके वीडियोस लेक्चर देखे होंगे हमारे ऐप के ऊपर, विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप पे, उनको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इज कॉल्ड, ओके जब भी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तब उसको हम बोलते हैं अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, वहां पे हम अलोकेट करते हैं हमारे ओवरहेड्स को, या फिर बोलते हैं अपोर्शनमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? अपोर्शनमेंट किया जाता है। ओके, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट ओवरहेड्स वाले, ओके उनको हम लोग को क्या करना पड़ता है? अपोर्शनमेंट किया जाता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में या तो चीजें डायरेक्ट गिवन होती है जिसको हम अलोकेट कर देते हैं, या फिर वहां पे हमें अपोर्शनमेंट करना होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। बट हमें यहाँ पे तो प्राइमरी का तो नहीं पूछा मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी का पूछा, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को री अपोर्शन किया जाता है। ओके, क्या करना पड़ता है? री अपोर्शन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है सर? हाँ सर, री अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन ये किसका पार्ट बनता है? कॉस्ट शीट से आया क्वेश्चन है। तो डेप्रिसिएशन प्राइम कॉस्ट में तो नहीं आता डिलीवरी वैन का, डिलीवरी वैन सर ये तो सेल से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आंसर रहेगा सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बात समझ में आ गया? अब बात करते फिर से, ये आपका कॉस्ट शीट से एक क्वेश्चन आया, वर्क मैनेजर सैलरी इज अ कंपोनेंट ऑफ, वर्क मैनेजर, सबसे पहले ये चेक करो कि वर्क मैनेजर होता कहाँ पे। ओके, क्या ये ऑफिस में होता है? वर्क मतलब कि जहां पे काम चल रहा है, मतलब कि फैक्ट्री। तो क्या यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स है? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स का दूसरा नाम होता है वर्क ओवरहेड्स। क्या वर्क ओवरहेड्स करके कुछ है? हाँ सर, वर्क ओवरहेड्स है सर, इसका आंसर होगा वर्क ओवरहेड्स। क्या ये बात सबको समझा? क्या प्राइम कॉस्ट में तो नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में भी नहीं आएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी नहीं आता वर्क मैनेजर का। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिकंसिलिएशन चैप्टर्स मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा एकदम बोलते एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो कि मैं इस चैप्टर को आज तक कभी भी मैं ना तो यूट्यूब पे डालता हूं, ओके ऑफलाइन में ही डिस्कस किया, या फिर ऐप के ऊपर। बात समझ में आएगा? तो सबसे प्यारा है ये चैप्टर, एंड मेरे को ये तो है कि 99% लोगों को रिकंसिलिएशन में सबसे ज्यादा डाउट रहता है, और इवन मेरे ऑफलाइन बैच में मेरे प्यारे बच्चों ये 2 मिनट में मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में खत्म हो जाता है रिकंसिलिएशन का चैप्टर। ओके, तो चलिए मैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर बताने वाला हूँ इसका, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो क्या बोल रहा है, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोला है? ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। एंड थोड़ा ध्यान देना किसकी बात हो रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग की। किसकी बात हो रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ओके, तो ध्यान से सुना, फैक्ट्री ओवरहेड पहले तो एक्सपेंसेस है, और ये ओवर एब्जॉर्ब हुआ है, ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है, और कॉस्ट अकाउंट, अगर एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज्यादा है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? कॉस्टिंग में ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। तो एडेड इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ में आ गया? अब दूसरा जो है, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंडर वैल्यूएशन, ध्यान से सुना, ओपनिंग स्टॉक, अगेन ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, बट ये इस बार कम है कॉस्टिंग में, अगर कम है तो डिडक्ट करेंगे किसमें? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या डिडक्टेड है? यस सर, ये आ जाएगा डिडक्टेड इन कॉस्टिंग P&L। क्या मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ने 12 के पूरे एमसीक्यूज अच्छे से कर लिया। ओके, अब चलो हम लोग इसके इसी पेपर के हम लोग ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। चलिए अभी देखिए, ट्रू एंड फॉल्स इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड फॉल्स भी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द पास्ट इज कॉल्ड एज संक कॉस्ट। यस, जो खर्चा पास्ट में इनकर हो गया है, अब उस कॉस्ट से हमें फ्यूचर में कुछ लेना देना नहीं है, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट हमारी डूब गई। यस सर, ये पास्ट में इनकर हो चुका है, अब इसको फ्यूचर में इस कॉस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर में ये रिलेवेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग के लिए ये कॉस्ट हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यस, ये ट्रू है। समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? ओके सर, एक एग्जाम्पल दे दो ना संक कॉस्ट के ऊपर। सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज मैं, एक बच्चा है जिसने सीएमए फाउंडेशन दिया है, उसने सीएमए फाउंडेशन में 30,000 रुपीज लगाए हैं। ओके,
वो फाउंडेशन क्लियर होके अब वो सीएमए इंटर में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किस में आ गया, सीएमए इंटर में आ गया। ओके, अब वो सीएमए इंटर में आ गया, अब वो इंटर करेगा तो वो खर्चा लगेगा सपोज 1 लाख रुपए का, अगर वो इंटर करता है तो। अगर इंटर नहीं करता है तो ये 1 लाख रुपए का खर्चा लगेगा नहीं। ओके, अब मेरे को एक बात बताना, अगर उसने इंटर नहीं किया, अगर उसने सीएमए इंटर नहीं किया, तो ये जो 30,000 की कॉस्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉस्ट उसके लिए संक कॉस्ट है जो पास्ट में इनकर हुई, अब ये कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं, अब ये खर्चा डूब गया। अगर सपोज वो सीएमए इंटर नहीं करता तो ये 30,000 रुपए उसको मिलने वाला है क्या, आंसर इज नो गाइस। तो संक कॉस्ट क्या है, जो पास्ट में इनकर हुई है, फ्यूचर में उसका कुछ लेना देना नहीं है, उस कॉस्ट से हम फ्यूचर में डिसीजन नहीं ले सकते। समझ में आ गया। अगर हमें फ्यूचर में डिसीजन लेना है तो मैं सीएमए इंटर हूं, अगर ये 1 लाख रुपए मेरे लिए फ्यूचर में क्या होगी, रिलेवेंट होगी, ये 1 लाख रुपए रिलेवेंट होगी, न कि ये। तो संक कॉस्ट मेरे लिए ये 30,000 जो पास्ट में हो चुकी है, अब इस कॉस्ट मतलब वो 30,000 मेरे लिए फ्यूचर में कोई यूजफुल नहीं है। बात समझ में, वो वापस आने वाला नहीं है। तो संक कॉस्ट सबको समझ में आ गया कौन सी कॉस्ट होती है, जो पास्ट में इनकर्ड हुई कॉस्ट है, जो मेरी कॉस्ट वो होती है। संक कॉस्ट का दूसरा नाम मैंने बोला कि आप लोगों को एकदम हिंदी भाषा में, जो कॉस्ट मेरी डूब गई। समझ में आ गया। अब बोल रहा है कॉस्ट विच नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, अब भी मैंने एक्सप्लेन किया, वही तो है संक कॉस्ट। जो कॉस्ट क्या होता है, हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके, तो उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोलते मेरे प्यारे बच्चों, ये तो गलत हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, संक कॉस्ट होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं, दो अल्टरनेटिव ऑप्शन में से एक अल्टरनेटिव ऑप्शन को हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। समझ में आ गया, एक बेनिफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर तो फॉल्स है, बात समझ में आ गया। अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड स्टॉक इज इशूड एट एवरेज रेट, नो बच्चा, ये भी फॉल्स है। ओके, ये वेटेड एवरेज में हम जो मटेरियल इशू करते हैं वो एवरेज रेट पे करते हैं। तो सर मेरे को बताओ कि सर अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड स्टॉक में हम लोग कौन से रेट पे इश्यू करते हैं, ये आपके लिए टास्क रहेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग ये मुझे बताना किस पे करते हैं। ओके, देखते कितने लोगों को आता है। ओके, चलो ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट पर्टिकुलर डेट, आंसर इज ट्रू गाइस। ओके, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दो होता है इन्वेंट्री सिस्टम, एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में बोला है जो वैल्यू किया जाता है पर्टिकुलर डेट को, यस ये आंसर ट्रू है। और इन्वेंट्री जो परपेचुअल होता है वहां पे कंटिन्यूअस होता है, वहां पे कंटिन्यूअस। ओके, तो ये आंसर ट्रू है। अब स्टोर लेजर इज अ सेम एज अ बिन कार्ड, ओके, स्टोर लेजर क्या एकदम एग्जैक्ट सेम होता है बिन कार्ड के जैसा, आंसर इज नो गाइस। ध्यान से सुनना, बिन कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, और स्टोर लेजर के अंदर हम लोग प्यारे बच्चों क्वांटिटी के साथ साथ उसका अमाउंट भी लिखते हैं, वैल्यू भी लिखते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया, ये दोनों सेम नहीं है। अगर मैं बात करता बिन कार्ड कौन मेंटेन करता है, सर इसे मेंटेन करने वाले पर्सन को बोलते हैं स्टोर कीपर, और इसको कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है स्टोर लेजर को। थोड़ा ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बन सकता है ये भी। ओके, आगे बोला है, ये फॉल्स है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बोला टाइम वेजेस इज गारंटीड अंडर द हेल्थ प्रीमियम प्लान, यस। ओके, टाइम वेजेस जो होता है वो गारंटीड होता है हेल्थ प्रीमियम, यस आंसर ट्रू है मेरे प्यारे बच्चों। अब सैलरी ऑफ सुपरवाइजर इज ए स्टैंडिंग कॉस्ट, यस ये मशीन आर रेट में। ओके, आपने जो सुपरवाइजर को सैलरी देते हो उसको स्टैंडिंग कॉस्ट बोलते हैं। स्टैंडिंग कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, बात समझ में आ गया, आंसर इज ट्रू। ओके, कैंटीन एक्सपेंसेस आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यस कैंटीन के खर्चों को हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे बांटते हैं, आंसर इज ट्रू गाइस। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, इन कॉस्ट शीट सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, आंसर इज फॉल्स है। अब रीजन क्या, क्यों फॉल्स है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे बोला है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नहीं होगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होगा। याद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग किस पे निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग क्या, जितना यूनिट हमने प्रोड्यूस किया उसके ऊपर, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जितने भी हम नीचे जाते हैं सेल्स तक, ये सारे के सारे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे निकलते। बात कर रहे हैं यहाँ पे सेलिंग का, इसके वजह से सेलिंग किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, याद रहेगा, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड इज शोन अंडर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यस कैरेज आउटवर्ड कहाँ पे आता है, सर कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन और है, ये आंसर तो ट्रू है। कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आता है, चलो बताओ कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आता है। सर कैरेज इनवर्ड आता है सर 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 फैक्ट्री में आता है, नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों फैक्ट्री में नहीं आता, ये आता है प्राइम कॉस्ट। ओके ओके, कहाँ का पार्ट बनता है कैरेज इनवर्ड, प्राइम कॉस्ट में। सर प्राइम कॉस्ट में कहाँ पे बनता है, सर ये डायरेक्ट मटेरियल में होता है, परचेज के बाद हम लोग ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ड, याद रहेगा। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट क्या हम कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। ओके, आंसर यस और नो, मतलब कि ट्रू और फॉल्स। ओके, बताओ, जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग के एकदम बेसिक लेक्चर्स देखे होंगे हमारे, तो मैंने उसके अंदर पूरा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी चीजें हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आती।
ओके, तो ध्यान से सुनना, ये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हमारे कॉस्ट शीट में नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, ये फिनेंशियल लॉस है, ये फिनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, ये फॉल्स है। ओके, इसका रीजन भी मैंने बताया था ओके वीडियो लेक्चर में। आगे बोल रहा है अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी डिडक्टेड इन द फिनेंशियल प्रॉफिट। बताओ, बोलो। बोल रहा है अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखिए मैं तो एकदम सिंपल से समझ जाता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड एक एक्सपेंसेस है, कॉस्ट अकाउंटिंग में है, और ये अंडर रिकवरी है, तो ये डिडक्ट फिनेंशियल में नहीं होता, डिडक्ट ये कॉस्ट में होता है, तो आंसर ये फॉल्स है। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ हमने एक पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव्स मतलब एमसीक्यूज भी कर लिया एंड सारे के सारे ट्रू एंड फॉल्स भी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कुछ अलग, बोलते ना कुछ नए पेपर जो होंगे, उस पेपर के ऑब्जेक्टिव्स एंड उस पेपर के ट्रू एंड फॉल्स सारे करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।